इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13। देखो बेटा, लेक्चर नंबर 12 तक हमने पढ़ लिया था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम आपको बताएंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान से सुनना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये क्या था, आपके एनोड एंड कैथोड। जिस रोड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करते थे दैट इज योर एनोड, और जिसको नेगेटिव पोल से कनेक्ट करते थे वो आपका क्या कहलाएगा, कैथोड। ये आपके एनोड और कैथोड थे। इसमें हमने किसको फिलअप कर दिया था, इलेक्ट्रोलाइट, आइदर इन द मोल्टन स्टेट और इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। इसमें आपकी क्या आएंगे, दैट इज कैटायंस बनेंगे और एनायंस बनेंगे। एनायन किधर मूव करते थे, एनोड की तरफ, और कैटायन किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। ये हमने आपको निकालना सिखा दिया था कि कौन से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे एट एनोड एंड कैथोड। आज हम आपको सिखाएंगे कि कितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा एट कैथोड एंड एनोड। इसके लिए आपके पास है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आप इसको नोट कर लो। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड at a particular electrode remains directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. ओके, कितना मास डिपॉजिट होगा या कोई गैस होगी तो क्या होगी, लिबरेट होगी किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। वो डिपेंड करेगी आप कितना चार्ज पास कर रहे हो, किसमें से, इलेक्ट्रोलाइट से। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ध्यान से समझना। हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, दैट अमाउंट ऑफ द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा हम चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोलाइट में से जो भी एनोड और कैथोड के ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा, वो ज़्यादा। सेकंड लॉ, ये आपका फर्स्ट लॉ होगा। नेक्स्ट लिखो, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहले इसको नोट कर लो। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द सेम amount of charge is passed, if the same amount of charge is passed through the different electrolytic cells, if the same amount of charge is passed through the different electrolytic cells, then the mass of the substance deposited or liberated, then the mass of the substance deposited or liberated are always in the ratio of their equivalent weight. इसको कुछ ऐसे समझो, ये हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले ली, सभी में से हमने सेम चार्ज पास कर दिया। तो ये कहता है जो मास डिपोजिटेड, मान लो यहाँ पर मास डिपोजिट कितना हो रहा है, M2, M1, M2 और M3। तो ये कहता है द रेशियो ऑफ द मास डिपोजिटेड, तो क्या होगा, ऑफ द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। जो मास डिपोजिटेड होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। लेट मान लेते हैं ये हमने कॉपर सल्फेट
कॉपर रोड डिप की हुई है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर रोड डिप की हुई है। सेम अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से सेम करंट पास करते हैं तो जो मास डिपॉजिट होगा कॉपर का अपॉन मास डिपॉजिटेड ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। आपने ये दो लॉज याद रखने हैं, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, बट अब आपने इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है, न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी क्या होगी, उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी मेटल है इन आयनिक फॉर्म, x इलेक्ट्रॉन इसने लिया एंड दैट इज चेंजेस टू m सॉलिड। बहुत ध्यान से सुनना इसको। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है बेटा, ये इक्वेशन बता रही है अगर हमारे पास 1 मोल Mn पॉजिटिव आयन है, उसको 1 मोल मेटल में कन्वर्ट होने के लिए x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब जब हम x मोल इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें से पास करेंगे तो जो मास डिपॉजिट होगा वो कितना होगा? 1 मोल ऑफ दिस मेटल। और एक मेटल का मास किसके बराबर होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका मास किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास। और अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम पास कर रहे हैं, x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन डिपॉजिट, x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने लिया तो वो डिपॉजिट कर रहा है, किसको डिपॉजिट कर रहा है? 1 मोल ऑफ मेटल। बहुत ध्यान से समझना, एक x मोल अगर आपने इलेक्ट्रॉन पास किया तो 1 मोल मेटल को डिपॉजिट कर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डिपॉजिट कर सकता है? 1 मोल ऑफ मेटल। 1 मोल ऑफ मेटल का मास क्या हो गया? उसका एटॉमिक वेट इन ग्राम, ये लिख सकता हूँ बेटा, अपॉन x। इतने ग्राम एटॉमिक वेट, ये क्या हो गया आपका? 1 मोल ऑफ मेटल। 1 मोल ऑफ मेटल का मास किसके बराबर हो गया? एटॉमिक वेट के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? उसका एटॉमिक वेट इन ग्राम। एटॉमिक वेट किसमें ले लिया हमने? उसको ग्राम में ले लिया। ओके, x मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना डिपॉजिट कर रहा है? 1 मोल मेटल। 1 मोल अगर हमने पास किया तो कितना डिपॉजिट कर दिया उसने? एटॉमिक वेट। 1 मोल का मास क्या हो गया? एटॉमिक वेट। ओके, अपॉन x। लेट मान लेते हैं n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास किया हमने तो कितना डिपॉजिट हुआ मास? एटॉमिक वेट अपॉन x इंटू n। एटॉमिक वेट अपॉन x इंटू n। इतने ग्राम आपका सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। इतने ग्राम आपका सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बेटा, 1 मोल ऑफ आयन टू कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ मेटल, x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। Okay, from here x mole of electron can deposit 1 mole of metal। 1 mole of electron कितना डिपॉजिट कर देगा? 1 मोल मेटल का मतलब क्या होगा? उसका मास किसके बराबर है? उसके एटॉमिक मास के बराबर बाई x। और मान लो हमने n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया तो आपका कितना डिपॉजिट हो जाएगा? एटॉमिक वेट बाई x इंटू n। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम मान लेते हैं लेट 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर t सेकेंड। हमने मान लिया लेट, क्या मान लिया? लेट 1 एम्पियर करंट इज पास्ड, करंट इज पास्ड फॉर t सेकेंड। हमने मान लिया कि भाई हम 1 एम्पियर करंट पास करते हैं, 1 एम्पियर मान लेते हैं हम करंट पास करते हैं फॉर t सेकेंड। तो हमने कितना चार्ज पास किया? दैट इज 1 इंटू टी। इतना हमने बेटा चार्ज पास कर दिया। बोलो, जनरल बात करें तो लेट I एम्पियर करंट इज पास फॉर t सेकेंड। तो कितना चार्ज पास हो गया? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इतना हमने चार्ज पास कर, इतना हमने क्या कर दिया? चार्ज पास कर दिया। और ये चार्ज आपका किस में आएगा? इन कूलम्स, कूलम्स में।
अब आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है 96500 कूलम एंड दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 फैराडे। अगर मुझे पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतने चार्ज में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा, I इंटू टी अपॉन ये टोटल चार्ज है कूलम्स, इसको मैं डिवाइड कर दूँ इससे फैराडे से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब दैट इज n। क्या आ गया ये आपके पास n। बहुत ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है बेटा अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो देखो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डिपॉजिट कर रहा है, इतने ग्राम। तो देखो मास डिपॉजिटेड, मास डिपॉजिटेड, कितना मास डिपॉजिट हुआ ध्यान से देखना, एटॉमिक वेट अपॉन x, n की जगह में ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ दैट इज I इंटू टी बाई एफ, I इंटू टी बाई एफ। बहुत ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है इसको मैं लिख लूँ z, तो जो मास डिपॉजिटेड आया वो किसके बराबर आ जाएगा z इंटू I इंटू टी। m क्या लिख दूँ मैं, मास डिपॉजिटेड, कितना मास डिपॉजिट हुआ, या गैस होगी तो क्या होगा कितना मास लिबरेट हुआ, वो किसके बराबर हो गया m इज इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी। दिस z इज नोन एज, इस z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बहुत ध्यान से सुना, अगर मैं आपसे कहूँ 1 एम्पियर करंट पास कर रही है, I ले लो, I एम्पियर, अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड, तो m किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट z इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। जब हम 1 एम्पियर करंट पास करें किसके लिए बेटा, 1 सेकेंड के लिए, तो जो मास डिपॉजिट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, बोलो z। देखो ध्यान से सुनना, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है m इज इक्वल टू z आई टी, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दैट इज फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकंड लॉ। कैसे एप्लीकेबल है, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट लॉ के लिए। देखो जब आपने एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब आपने ली बेटा, सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली, तो उसमें z की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। ओके, z कांस्टेंट हो गया, तो मैं कह सकता हूँ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इंटू टी। m इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और I इंटू टी क्या होता है, दैट इज चार्ज q, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। जितना ज़्यादा चार्ज हम पास करेंगे उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा। तो ये इट इज एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकंड लॉ के ऊपर ये कैसे एप्लीकेबल है, बहुत ध्यान से देखना। ये मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट z आई टी व्हेन डिफरेंट, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले ली, सेम चार्ज पास किया, तो I इंटू टी क्या हो गया, सेम। I इंटू टी क्या हो गया, सेम हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि m1 बाई m2, देन सेकंड के लिए मैं लिख सकता हूँ बेटा m1 बाई m2 इज इक्वल टू z1 बाई z2, z1 बाई z2। बहुत ध्यान से देखना एक बार इधर, एटॉमिक वेट अपॉन x, एटॉमिक वेट अपॉन x, यहाँ भी देख सकते हो आप, एटॉमिक वेट अपॉन x। x क्या है यहाँ पर, x क्या है, x इज द वैलेंसी। देखो अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू एल्यूमिनियम, मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन को 1 मोल एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट होने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो 3 क्या है, आप इसकी वैलेंसी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप कह सकते हो 27/3 एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, दिस इज योर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास हो जाएगी ना बेटा, अपॉन f, f से f क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका क्या आएगा, दैट इज E1 बाय E2। तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एज वेल एज Faraday's second law of
इलेक्ट्रोलिसिस। अब बहुत ध्यान से समझना है एक दो बातें न्यूमेरिकल्स के लिए। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप कभी भी न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं आपके न्यूमेरिकल सोलो। हाँ, अगर आप इस अप्रोच से न्यूमेरिकल करोगे, इक्वेशन से अगर आप न्यूमेरिकल करोगे, सिंपल है, x मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। अब वो आपसे कहेगा 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड। मैं ये निकाल सकता हूँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास किया, n चार्ज से मैं क्या निकाल सकता हूँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास किया, तो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना मास डिपॉजिट होगा, तो यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस। हाँ, अगर कई बार क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आपको कह दिया जाएगा कि हमने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली, इक्विवेलेंट मास एक का इतना है, दूसरे का इतना है, अगर एक का इतना मास डिपॉजिट होता है तो सेकंड का मास बताओ, तो सीधा क्या होगा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो आप सीधा इसमें लगा के कर सकते हो। एक चीज आपने तो दिमाग में लगानी हो क्या है, सबसे पहली बात जो हम पीछे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, ये हमें पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या डिपॉजिट होना और कैथोड के ऊपर क्या डिपॉजिट होगा। ध्यान क्या रखना है, कैथोड के ऊपर क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ऑक्सीडेशन हम किसका करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन ऑलवेज कैथोड के ऊपर। एक चीज और ध्यान रखें, मान लेते हैं कि भाई देयर आर द 2 आयंस, मान लो 2 कैटायन है कैथोड के पास जा रहे हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, 2 जा रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिशन में आता है। तो इन दोनों में से हम पहले क्या देखेंगे, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो कैटायन पे जाकर के क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। जब वो कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका होगा, कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका होगा, उसके बाद भी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो फिर हमारा दूसरा आयन वहां जाएगा और उसका रिडक्शन होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। मान लेते हैं हमने बैटरी से 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन लिबरेट हुए। कहां पर लिबरेट हुए, एनोड के ऊपर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहे हैं साइमल्टेनियसली, वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर जा रहे हैं। जब वो एनोड से निकल रहे हैं तो एनोड के ऊपर या तो कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है। सिमिलरली उसी टाइम जब वो कैथोड पे गए, सेम चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ध्यान रखना, उतना ही चार्ज कैथोड के ऊपर जाएगा। वहां भी आपका क्या होगा, या तो कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा होगा या वहां पर भी क्या होगा, कोई सब्सटेंस आपका लिबरेट हो रहा होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि बैटरी से अगर मैं n मोल इलेक्ट्रॉन पास करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, कहां से, एनोड से, और n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके कहां चले गए, कैथोड के ऊपर जाकर के आपके क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। यहां तक आपको क्लियर होगी। अब देखो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं आज। क्वेश्चन लिखो, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is passed through acidified water solution, is passed through acidified water solution। हमने क्या किया बेटा, 0.5 एम्पियर करंट को पास किया है, किसमें से, थ्रू एसिडिफाइड वाटर सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इवोल्व। कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इवोल्व। देखो ध्यान से, एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू किया है। ये हमने क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दिस इज आवर एनोड, ये हमारा क्या होगा बेटा, कैथोड। ओके, हमने इसमें क्या भरा है, एसिडिफाइड वाटर का सॉल्यूशन लिया है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। हमने क्या किया है, 0.5 एम्पियर करंट इज पास, 0.5 एम्पियर करंट इज पास। तो कितना चार्ज हमने पास कर दिया, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। 0.5 एम्पियर करंट इज पास, किसमें से पास किया हमने, थ्रू द एसिडिफाइड वाटर सॉल्यूशन। ये बीच में लिख लो, 450 मिनट्स
इसके लिए पास किया फॉर 50 मिनट्स। फिर बता रहा हूँ बेटा, एसिडिफाइड वाटर लिया हमने, ओके, इसमें से 0.5 एम्पियर करंट पास किया। कितने टाइम के लिए पास किया? 50 मिनट्स के लिए हमने उसको पास कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस डिपोजिटेड। तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आई, जीरो टाइम किसमें लेते हैं बेटा? सेकंड में लेंगे। दिस इतने कूलम्स चार्ज आपने पास किया, इसका मतलब आपने इतने कूलम्स चार्ज पास किया। बहुत ध्यान से सुनना। अब हमें पता होना चाहिए एनोड और कैथोड की रिएक्शन। एनोड पे कौन जाता है? एनायन। कैथोड पे कौन जाता है? कैटायन। तो एनोड के ऊपर कौन गया आपका? एनायन। एनायन यहाँ पर क्या होगा? OH नेगेटिव। देखो आप OH नेगेटिव का कर दो ऑक्सीडेशन, वाटर का कर दो, दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। तो ये जब इसमें जाएगा तो क्या बना देगा? 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कैथोड के ऊपर आपका कौन जाएगा? H पॉजिटिव जाएगा। कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना दिया? H2 गैस। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें। अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड जब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इसमें से 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? कैथोड के ऊपर गए। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ द हाइड्रोजन लिबरेटेड। देखो 2 मोल्स जब जा रहा है तो इसका मोल से ले लो, कितना हो गया? 1 मोल। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया तो हमारे पास क्या आया? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया तो कितना आया? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आया। 1 मोल से कितना हो जाएगा? 1/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास किया है? इतने चार्ज पास किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यार अभी आपको बताया था क्या होता है ये? दिस चार्ज अपॉन एफ क्या आपका? फैराडे। इतना आपका मोल हो गया, तो यू कैन राइट हियर दैट इज 0.5 × 50 × 60 बाय एफ। इतने मोल्स अगर मैं पास करूं तो मेरे पास कितना मोल्स डिपॉजिट होगा? 0.5 × 50 × 60 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम्स होती है। तो इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमें क्या निकालना है? मास। हमें क्या निकालना है? मास। तो मास को हम कैसे निकालते हैं? मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। तो जितने मोल्स आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ग्राम आपके हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएंगे, इतने ग्राम आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें एनोड के ऊपर, ध्यान से सुनना, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, तो कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है? हाफ मोल। कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है? हाफ मोल। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इवॉल्व होते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, एक से कितनी हो जाएगी? 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस। और हमारे पास कितने मोल्स हमने इलेक्ट्रॉन को पास किया है? इंटू 60/F। इतने मोल्स से कितनी ऑक्सीजन के मोल्स लिबरेट हो गए? 0.5 × 50 × 60/F। इतने मोल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। अब आपने निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हो भैया? नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके एटॉमिक मास से। अब एटॉमिक मास ऑक्सीजन का O2 है तो कितना हो गया? 32। इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में लेते हैं, यू कैन से मोलिकुलर मास, तो O2 से उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ H2 हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। H2O2 ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। तो जब भी हमें क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? ये चेक करना रहेगा कि भाई एनोड पर क्या फॉर्म हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या फॉर्म।
और फिर हम सीधी अप्रोच लगाएंगे, स्टीरियोमेट्रिक अप्रोच लगाएंगे कि भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो कितनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, 1 मोल। यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस के कितने मोल फॉर्म्ड हो रहे हैं, हाफ मोल। तो इस टाइप से आप सीधा इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़े से एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तब तक आप सिंपल न्यूमेरिकल्स अपनी बुक से सोल्व कर सकते हो। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए, इक्वेशन बेस्ड। पहले इक्वेशन बनाओ, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट। ओके, थैंक यू।